हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस का जो है चैप्टर 4 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। और यहाँ पे देखिए आपकी बुक में, हर एक बुक में एक समरी दी होती है। जो कुछ आप इस बुक में पढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको दिया जाता है। तो जो आपने पढ़ा है पिछले पूरे लेसन में, वहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उसको यहाँ पे दिया जाता है। तो इसको आप ज़रूर रीड किया कीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर देते हैं, यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो जो पहला पॉइंट आपका दिया है, मेटल्स आर लस्टर्स व्हेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। तो जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं उनमें कोई चमक नहीं होती है। पॉइंट 2 आपका दिया गया है, जनरली मेटल्स आर माइलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़। तो सामान्यतः जो हमारे मेटल होते हैं वो माइलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। माइलिएबल होने का मतलब पीटने पर वो चद्दर की तरह बढ़ जाते हैं। डक्टाइल होने का मतलब इनको खींच कर हम तार बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के पास में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। पॉइंट 3 आपको दिया गया है, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। सामान्यतः क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स which are basic in nature. Non metals react with oxygen to produce non metallic oxide which are acidic in nature. तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिडिक। मेटल्स जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से इसको, मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे सल्फ़र एक नॉन मेटल है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। और अगर हम जैसे मैग्नीशियम को जला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये बेसिक नेचर में होता है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल यहाँ पे ये है। आगे इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, अगला पॉइंट जो इसमें दिया गया है, some metals react with water to produce metal hydroxide and hydrogen gas. Generally non metals do not react with water. तो कुछ मेटल जो होते हैं पानी के साथ में क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर पानी से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है फास्फोरस। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में। ऐसा क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो है रिएक्शन नहीं करता पानी से, लेकिन ये हवा में तेज़ी से, वायु से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन चीज़ है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, लेकिन सभी नहीं, इसमें कुछ अपवाद भी आपको मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला देखिए पॉइंट अगला है, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हम जिंक सल्फेट में कॉपर को जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक को डाल देते हैं तो जिंक कॉपर को हटा करके क्या बना लेते हैं, जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जो कि आपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में देखे हुए होंगे। अगला देखिए इसमें दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं, तो इसको आप बुक में अपने देख सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज जो हमको करना था, पिछली बार हमने इसको छोड़ दिया था क्योंकि आपको एटॉमिक जो एटम्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना था। तो इसको हम यहाँ पे रेड करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसको हम शीट के फॉर्म में बीट कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें सिर्फ जिंक है जिसको हम शीट के फॉर्म में बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जिंक है ये सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फास्फोरस एक ये नॉन मेटल है, सल्फर भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स को हम शीट के फॉर्म में कभी भी जो है पीट नहीं सकते हैं। मैलिएबिलिटी इसमें नहीं होती है, लेकिन जिंक एक मेटल है और इसमें मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होगी। आगे इसमें देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ देखिए 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से करेक्ट कौन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सभी मेटल्स डक्टाइल हैं? तो
और ये आपका पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट दिया है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, सभी नॉन मेटल डक्टाइल हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो सामान्यतः जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। और लास्ट पॉइंट दिया है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं। तो ये बात सही है, कुछ नॉन मेटल भी डक्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल ऑप्शन ये होगा आपका जनरली, क्योंकि जैसे सोडियम है तो इसमें डक्टिलिटी तो होती है, लेकिन इसको हम खींचते नहीं हैं क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये बहुत मुलायम भी होता है। पोटेशियम हो गया, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है, हालांकि ये मेटल होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये सही है। इसको आप जब भी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाया जाए तो आप अपने बगल में जो है अपनी बुक को ज़रूर रखिए और उसमें पेंसिल से इसी टाइम आप टिक करते रहिएगा। अगला इसमें नोट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, इसमें इसको देखते हैं हम। तो इसमें देखिए पॉइंट फर्स्ट आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये दिया है फास्फोरस इज अ वेरी, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिलेंगे रिएक्टिव, यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो है एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है। बी में दिया है मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो यहाँ पे आप कहेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे गुड। तो आप इसी टाइम अपने बुक में फिलअप करते रहिएगा। पॉइंट नंबर सी दिया है आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे मोर फिलअप कर देंगे, या मो आर ई। डी पॉइंट आपका दिया है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस H2। तो ये आपका ये टॉपिक यहाँ पे हो गया। अगला देखिए पॉइंट 4 आपका दिया है फिल इन द जो ट्रू फॉल्स आपको करना है। मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स। तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो इसमें टी आपको लिखना है और जो फॉल्स है उसमें एफ आपको लिखना है। तो पॉइंट नंबर ए आपका इसमें दिया गया है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, तो ये आपका फॉल हो जाएगा क्योंकि नॉन मेटल्स तो जनरली एसिड के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते हैं। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रियली सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसलिए सोडियम को हम कहाँ पे रखते हैं केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल से सोडियम रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हवा पानी में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। पॉइंट नंबर सी आपका दिया है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये आपका फॉल्स हो गया क्योंकि कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं करता बल्कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी यहाँ पे दिया गया है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो कोयले को हम खींच कर तार बना सकते हैं। तो ये परफेक्टली जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोयला क्या है एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स को हम वायर्स में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपका जो है सिर्फ बी वाला सही था, बाकी सभी क्या है फॉल्स हैं। अब इसमें आप देखते हैं इसमें आपको क्या करना है प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे फिल करना है। तो पॉइंट नंबर यहाँ पे देखिए 5 है सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं और मेटल्स और नॉन मेटल को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप क्या करेंगे इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी कौन सी प्रॉपर्टी जो है मेटल्स में होती है और कौन सी प्रॉपर्टी मेटल में नहीं होती है। तो यहाँ देखिए मेटल में होता है और ये आपका नॉन मेटल, दो कॉलम दिए हैं। तो अपीयरेंस कैसा होता है, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लस्ट्रस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डल, ये बहुत ज़्यादा नीरस होते हैं, बिना इन कोई चमक नहीं होता है। हार्डनेस क्या होता है, मेटल्स जनरली क्या होते हैं हार्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे आप मेटल्स आर, यहाँ पे लिखेंगे हार्ड, और यहाँ पे लिखेंगे ये जनरली क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट यहाँ पे लिख देंगे। माइलेबिलिटी यहाँ पे आप लिख देंगे माइलेबल, और यहाँ पे आप लिख देंगे ब्राइटल, BRITTL, ये ब्राइटल। जो माइलेबल होता है उसको पीटने पर वो चपटा हो जाता है, चादर के फॉर्म में बन जाता है, लेकिन जो ब्राइटल होता है उसको पीटने पर ही क्या होता है भुरभुरा हो जाता है। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स आर डक्टाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे डक्टाइल और यहाँ पे लिखेंगे नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होता है। आगे देखिए हीट का कंडक्शन यहाँ पे दिया गया है पॉइंट 5 में, तो हीट के कंडक्शन में लिखेंगे गुड कंडक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे इंसुलेटर्स, क्या लिखेंगे इंसुलेटर्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे दिया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये आपके दूसरे वाले नॉन मेटल क्या होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। तो आप जब भी इसको हम फिलअप करवाएं तो इसको आप इसी टाइम इसको नोट करते रहिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए। स्पेलिंग आप ऊपर जो है बुक में आपके होंगे दिए हैं उससे आप देख सकते हैं, और इसी टाइम आप नोट कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है
गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ आपको कारण बताने हैं कि ये कारण इसका क्या होता है। तो पॉइंट नंबर ये है, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स को लपेटने के लिए, उनको पैकिंग के लिए एल्युमिनियम का फाइल का हम यूज क्यों करते हैं। तो इसका कारण ये है कि एल्युमिनियम जो है, पहली बात तो बहुत मुलायम होता है, ये बहुत बढ़िया होता है, और इसको हम शीट बना सकते हैं, इसको हम फाइल इसका बना सकते हैं। अब जैसे कोयले की फाइल में क्यों नहीं लपेटा जाता, क्योंकि कोयला तो मैलिएबल है ही नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम इज अ मैलिएबल सब्सटेंस, इज अ मैलिएबल मेटल एंड इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, दैट इज़ व्हाई वी यूज एल्युमिनियम फाइल्स टू रैप फूड आइटम्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही कारण है, क्योंकि ये मैलिएबल होता है, सिर्फ इस कारण से हम इसका यूज करते हैं और इसको पतले फॉइल में हम बना सकते हैं। आगे इसमें देखिएगा, इमर्सन रॉड्स ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज। जो इमर्सन रॉड्स होते हैं, हीटिंग लिक्विड्स, जो हीटिंग लिक्विड की इमर्सन रॉड होते हैं, इमर्सन का मतलब होता है डुबोने वाले रॉड्स। तो जो हीटिंग लिक्विड्स होते हैं, हीटिंग लिक्विड्स जो जैसे मान लेते हैं कोई एक पानी है, तो इसको आपको गर्म करना है, तो यहाँ पे जो कुछ रॉड होते हैं जो इसमें, तो ये जब ये गर्म होता है, ये यानी ये रॉड जब गर्म होता है, तो ये अपनी हीट को क्या किसको देता है, पानी को देता है। तो हीट जो इधर से चलकर कहाँ आता है, इसके इधर पास तक आ जाता है, क्योंकि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट इज वाई इमर्सन रॉड्स ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी हम देखते हैं, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसका कारण ये होता है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, तो जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। इसको आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। तो इसका कारण ये होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो क्या है, कम रिएक्टिव है, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस कारण से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर डी है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर एंड एयर। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वाटर और एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखते हैं। और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल जो होता है, उससे ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको हम केरोसिन के किसी जिसमें केरोसिन हो उसके अंदर इसके टुकड़े को रख देते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम को आपने देखा है कि सोडियम को पानी में डालने पर ये बिल्कुल आग लग जाता है, जलने लग जाता है, तो ये आपको पता है। आगे इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन। तो क्या आप जो लेमन का पिकल है, नींबू का जो अचार है, इसको आप एल्युमिनियम के किसी यूटेंसिल में, बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल बिकॉज लेमन पिकल इज एसिडिक and aluminum is a metal and metals and acids react to produce hydrogen gas and this could make our लेमन पिकल पॉइजनस। तो ये हमारे लेमन पिकल को क्या बना सकता है, पॉइजनस बना सकता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे लेमन पिकल है ये एसिडिक है, और एल्युमिनियम यूटेंसिल क्या है, ये एक मेटल होता है। तो जो लेमन पिकल है वो एसिड, और एल्युमिनियम क्या है, ये मेटल है। आप जानते हैं कि एसिड और जो हमारा मेटल होता है, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं एल्युमिनियम और एसिड के कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, तो ये कुछ हमारे लिए पॉइजनस होते हैं और ये फूड पॉइजनिंग को लीड कर सकता है। इसलिए हम कभी भी जो हमारा लेमन पिकल होता है, इसको एल्युमिनियम के यूटेंसिल में हम बर्तन में नहीं रखते हैं। तो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला यहाँ पे देखिए, मैच द सब्सटेंसेज गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेज गिवन इन कॉलम बी। तो जो सब्सटेंसेज हैं इनको कॉलम ए में दिए गए हैं, उनको कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। तो कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड जो है इसको आपको, इसका कहाँ पे यूज होता है एक्चुअल में ये दिया गया है। तो गोल्ड को जो है हम किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज होता है। आयरन को हम कहाँ पे बनाते हैं, आयरन को देखिए मशीनरी, आयरन का कहाँ पे जाएंगे, मशीनरी बनाने में इसका यूज होता है। मशीनरी मतलब आपने देखा होगा कि जो इंजन होता है, ये सब बनाने में मशीन का यूज होता है। ज़्यादातर जो इसके एपार्टस होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है, रैपिंग फूड, आपने अभी देखा, जो आपको अभी एक्सप्लेन किया गया कि एल्युमिनियम का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस पतली फाइल में इसको हम चेंज कर सकते हैं, चद्दर इसका बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, रैपिंग फूड में आप एल्युमिनियम को करेंगे। और जो कार्बन होता है, कार्बन क्या किस लिए यूज होता है, एज ए फ्यूल यूज होता है। कार्बन कोयला, कोयले को जलाकर हम क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और कॉपर को हम यूज कहाँ पे करते हैं, कॉपर हम कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, जो लास्ट आपका मरकरी है, वो मरकरी का तो थर्मामीटर में यूज होता है, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, थर्मामीटर एक पूरा चैप्टर हीट में आपका था। तो इसको आप मरकरी को कहाँ पे कर देंगे, थर्मामीटर्स पे कर देंगे। और जब भी आप लिखेंगे तो एक दूसरे को सामने करके आप सीधा सीधा करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से मैचिंग यहाँ पर हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है जब, इसके लिए दिया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको आप किसी कॉपर प्लेट पर जब पोर करते हैं, पोर करने का मतलब होता है उड़ेलना, पोर्ड मतलब होता है उड़ेलना, आप इसको उड़ेलते हैं तो कॉपर प्लेट के ऊपर। तो जब कॉपर प्लेट के ऊपर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को उड़ेलते हैं तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या बना लेता है, तो यहाँ पे जिसे किसी जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जब उसको आप यहाँ पे वो करते हैं तो वो ऊपर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऊपर यहाँ पे क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट यहाँ पे बन जाता है ऊपर। तो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कोई ये कॉपर का प्लेट है, तो इस कॉपर के प्लेट पे जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ पे। और जो आपका कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। जो ऊपर का कॉपर होगा वो कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और कॉपर क्या है, एक मेटल है। तो एसिड और मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट बन जाता है कॉपर से, कॉपर और जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ़र होता है, सल्फेट होता है, ये मिलके कॉपर सल्फेट बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये होता है। तो इसका जो है आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो रिएक्शन आप कैसे देंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन, तो आप इसको लिख देंगे व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। तो यहाँ पे दियर इज ए रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है इन व्हिच, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन जाता है, आप इतना यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे ऐसे होता कैसे है, यहाँ पे देखिए H2, उसके बाद में क्या होता है SO4। हमने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाया है, पढ़ा दिया। इसके बाद में क्या बनता है यहाँ पे Cu। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे बगल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे CuSO4। क्या लिखेंगे, CuSO4। और यहाँ पे क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये चीज़ है। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया है, तो आप इसको एक साइड में और ये जो बाकी वाला इसको इसके सामने लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम पोर करते हैं कॉपर प्लेट पर तो क्या होता है, जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं। और ये कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे नीचे लिख देना और इसका कारण यहाँ पे लिख देना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड होता है और कॉपर एक मेटल है, और एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो ये आपका इसका कारण हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जब आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीले कलर का होता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीले कलर का होता है। लेकिन इसका जब कलर क्या होता है, बदल जाता है, रेड कलर का होता है। क्योंकि जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट FeSO4 बन जाता है। और उसके बाद में ये क्या कर देता है, कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये इसका यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हमने ऊपर भी आपको करवाया होगा, तो इस तरीके से आप लिख देना। और देखिए यहाँ पे नीचे लिया गया है, राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ दीज रिएक्शंस इन बोर्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है। वर्ड इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं इसका आपको लिखना है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप आयरन नेल को रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ प्लस क्या करेंगे, आयरन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, ये क्या बना देता है, आयरन सल्फेट क्या बन जाता है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाता है। और यहाँ पे क्या बच जाता है, कॉपर बच जाता है। तो ये आपका वर्ड इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन हमने जो आपको CuSO4 इस तरीके से लिखे हैं तो ये आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो होता है इस तरीके का ये इक्वेशन होता है। तो आप यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो इक्वेशन होता है ये अभी आपके लेवल का नहीं है। क्लास 8th में आपको वर्ड इक्वेशन ही बनाए जाते हैं। जब आप 9th में जाएंगे तब आपको इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूले वाली चीज़ें। तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, सलोनी टू का पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन ए टेस्ट ट्यूब।
तो सलोनी ने क्या किया, जो है एक बर्निंग चारकोल की गैस को कलेक्ट किया, किसी इवॉल्व गैस को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया। जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, जो हमने यहाँ पे रिएक्शन किया था, सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। तो इस तरीके से उसने इस गैस को क्या किया, इकट्ठा कर लिया। कौन सी गैस को, जो बर्निंग चारकोल था उसके द्वारा जो गैस निकला उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। आगे देखिए, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। तो इस गैस का नेचर कैसे करेगी, जो डिब्बे में उसने इकट्ठा किया है इसमें थोड़ा सा वो पानी डालेगी, और पानी डालने के बाद इसका मुख बंद करके थोड़ा सा इसको झल दिया जाएगा, स्टिर करेंगे। और स्टिर करने के बाद में यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, इसमें जब हम लिटमस पेपर डालेंगे, लिटमस पेपर क्या होता है, ऐसे एक पट्टी होती है पतली सी, तो लिटमस पेपर को हम डाल के देखेंगे। तो जब आप इसमें जब जो है ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर नीचे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है कैसा है, एसिडिक है। तो ये सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आसानी से। पॉइंट नंबर बी है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकल प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं इनको आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसको आप लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलती है, आप देख पा रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। जैसे यहाँ पे इसका आप वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। आप यहाँ पे क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होता है, और एक इससे रिएक्शन करता है, H2O से रिएक्शन करता है। तो ये क्या बन जाता है, HCO3। क्या बन जाता है, HCO3। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यानी जो CO2 है तो इसमें ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाता है, और और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाती है। तो इस तरीके से ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विथ हर मदर। एक दिन रीता अपने मम्मी के साथ में ज्वेलरी के शॉप पे गई। हर मदर गेव एन गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। तो गोल्ड स्मिथ होता है सुनार को, इन्होंने एक ज्वेलरी को दिया पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक। तो अगले दिन जब ये लोग ज्वेलरी को घर पे लाए, दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन द वेट। तो जो ज्वेलरी के वेट में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दी। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट। तो जो लॉस है वेट का, इसका क्या आप कोई कारण सुझा सकते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जो ज्वेलरी हमारी होती है, इसको जब गोल्ड स्मिथ के पास देते हैं, तो ये गोल्ड स्मिथ क्या करता है, इसको किसी एक सॉल्यूशन में, इसको हम रेजिन कहते हैं, उस सॉल्यूशन में डाल देता है। और इसके बाद में चूँकि जो जिस तरीके से आप देखते हैं लोहे में मोर्चा लग जाता है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी जो गंदगी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये हल्की सी इसकी परत को क्या करता है, ये सॉल्यूशन जो होता है इसमें घुल जाता है। सोने की जो ऊपर का परत होता है थोड़ी सी इसमें घुल जाती है, और इस कारण से क्या होता है, ये इसके अंदर घुल जाता है, और इसका जो वेट है सोने का थोड़ा सा घट जाता है। तो ये इसका कारण होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ओवरऑल आपका हो गया, और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसको हम बता नहीं रहे हैं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर अगले चैप्टर के साथ में आपको अगला वीडियो स्टार्ट होगा। और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।